हेलो स्टूडेंट्स हमने अभी तक कल की क्लास तक ये सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखेंगे। ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट हम करेंगे एक पॉइंट चार्ज से, जो कि आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग पॉइंट चार्ज से ही स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखिए जैसे कि ये चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज क्यू है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इस पॉइंट की चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है r। तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, हम ये देख चुके हैं, सेम चीज है, वो होगी k Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है, ये हमें पता है पहले से ही। ठीक, इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से E वर्सेस R ग्राफ बनाओ, यानी कि एक कर्व बनाइए, एक ग्राफ बनाइए जो E और R में रिलेशन बताए। ठीक है, तो ये कैसे बना सकते हैं हम? E वर्सेस R हमें रिलेशन बताना है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये R है, ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आप देख ही रहे हो, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आप देख रहे हो। अच्छा, अगर यहां पर R 0 मान लो, अगर R 0 मान लो तो ये पूरा KQ बाई 0 हो जाएगा। KQ बाई 0 इन्फिनिटी के बराबर होगा, यानी बहुत ज्यादा होगा। तो एक बात कंफर्म हो गई, जब R की वैल्यू बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे मैं यहां बना देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, बहुत हाई वैल्यू होगी इसकी। अच्छा, अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा ले लिया हमने, R की वैल्यू बहुत ज्यादा ले ली, यानी R को इन्फिनिटी मान लो, तो ये हो जाएगा KQ बाई इन्फिनिटी, और एनी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी वो टेंडिंग टू 0 होता है, तो ये नंबर 0 को टेंड करेगा। यानी कि R अगर बहुत ज्यादा है तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 को टेंड करेगा, यानी वो बहुत कम होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब R बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, और जब R बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो कर्व होगा जो दोनों के बीच का, वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये E वर्सेस R का ग्राफ हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह का कर्व होगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है ये भी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक तरह का रिवीजन है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, देखिए ये क्या है कि जैसे मान लो कि अलग अलग चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, और यहाँ पर Q4 चार्ज है, और ये पॉइंट P है। ठीक, अब देखिए ये चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 ये सब पॉइंट चार्जेस हैं, और ये सब अलग अलग चार्जेस हैं, दूर दूर हैं एक दूसरे से।
तो इस तरह का चार्ज जो अलग अलग होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। डिस्क्रीट का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस ना हो, जो अलग अलग हो, जिनके बीच में गैप हो। तो Q1 Q2 के बीच में गैप, Q2 Q3 के बीच में गैप, Q3 Q4 के बीच में गैप। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार चार्जेस नहीं है, बल्कि सबके बीच में गैप है। इस तरह के चार्जेस को हम बोलेंगे डिस्क्रीट चार्जेस। ठीक है, ये डिस्क्रीट चार्जेस हैं। तो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, ये जो चार्ज फैला हुआ है, ये कैसा चार्ज फैला है? ये डिस्क्रीट चार्ज फैला है, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में देख चुके हैं। तो पॉइंट P पर Q1 की वजह से भी फील्ड होगी, Q2 की वजह से भी होगी, Q3 की वजह से भी होगी और Q4 की वजह से भी होगी। और पॉइंट P पर जो नेट फील्ड होगी एट पॉइंट P, वो सारी फील्ड्स का वेक्टर सम हो जाएगी। शायद आपको ये याद आ रहा होगा अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की है तो। ठीक है, तो जितने भी चार्जेस हैं सबकी बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर का वेक्टर सम हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरह से। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। वो आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले इतना चीज देख लीजिए, शायद इसमें ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सबसे पहला इसमें है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो कंटिन्यूअस हो। अगर चार्जेस बिल्कुल कंटिन्यूअस है, लगातार है और उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से उसके आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अभी हम सीखेंगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे वन बाय वन। दूसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर चार्ज इस तरह से लाइन में हो, एक लाइन में हो और कंटिन्यूअस हो, तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसका स्पेशल नाम होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज एक लाइन में होते हैं तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज एक लाइन में कंटिन्यूअसली फैले हुए हैं।
तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, अगर कोई चार्ज एक सरफेस पे होता है, एक शीट के फॉर्म में होता है, अगर चार्जेस कंटिन्यूअस है, कोई गैप नहीं है उनके बीच में, कंटिन्यूअस है और एक शीट के फॉर्म में है, ठीक है, एक सरफेस के फॉर्म में है, तो उस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कंटिन्यूअस चार्जेस वॉल्यूम में है, स्पेस में है, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें या कितनी होगी, वो हम कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हमें ये जो चार्जेस हैं, ये कंटिन्यूअस चार्जेस जो तीनों आपको दिख रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर जैसे लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसको हम लैम्डा से लिखते हैं, और ये होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, अगर चार्ज लाइन में होता है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम ये समझते हैं कि चार्जेस जो लाइन में हैं वो पास पास हैं कि दूर दूर हैं। अगर कम लाइन में ज़्यादा चार्ज हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर चार्जेस बहुत पास पास है, कम लाइन में ज़्यादा चार्ज हो गए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर कोई लाइन है उस पर कम चार्जेस हैं, यानी चार्जेस अगर फैले फैले हैं, ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो चार्जेस अगर कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मतलब बहुत पास पास है, कम लाइन में ज़्यादा चार्ज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। अगर चार्ज फैले हुए हैं, दूर दूर है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कम होगी। क्लियर है बात। लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन चार्ज की या लीनियर चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मूला इसका होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। जैसे कि इस लाइन पर चार्ज है Q, इस पे चार्ज Q है और इसकी लेंथ है L, तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को एक और वर्ड्स में आप समझ सकते हैं, इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज को आपने जब लेंथ से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यही लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो हर लाइन चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंबल होता है लैम्डा। सिमिलरली अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आए, अगर सरफेस चार्ज पर आए, तो चार्जेस यहाँ पर सरफेस पर है। ठीक, इसको आप एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, कि चार्ज अगर किसी एरिया पर है, ठीक है, वो दूसरा नाम है इसका। ठीक है, तो कोई भी सरफेस चार्ज अगर होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस और पर यूनिट एरिया, और इसका सिंबल होता है सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। जैसे मान लो कि इस पे चार्ज जो है वो टोटल Q है और इसका पूरा एरिया A है, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया, ये बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका सिंबल होता है सिग्मा। ये सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। और सिग्मा से हम समझते हैं क्या है, अगर किसी सरफेस पे चार्ज है, अगर वो चार्जेस पास पास हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और चार्जेस अगर दूर दूर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। ये हमें समझ में आता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा बराबर Q बाई A। अब आते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर चार्जेस स्पेस में फैले हैं, कंटिन्यूअस है और डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरह से। तो अगर हर वॉल्यूम चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से आप समझते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। इसका सिंबल होता है रो और ये होता है Q बाई वी। मान लो कि ये जो चार्ज है ये Q है और ये V वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, V वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट विल बिकम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हम समझते क्या है, अगर इतने वॉल्यूम में ज़्यादा चार्जेस हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर इतने वॉल्यूम में कम चार्जेस हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम होगी। वही मतलब हुआ, अगर चार्जेस कॉम्पैक्ट हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर चार्जेस फैले हुए हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी की जो प्रॉपर्टी है, या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट P पर, यहाँ पर और यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखिए अभी तक हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ जो पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स निकालना बताता है। याद करिए कूलॉम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, रुके हुए पॉइंट चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से फोर्स निकालना हमें पता है कूलॉम्स लॉ से। तो अगर पॉइंट चार्ज की वजह से सिर्फ फोर्स निकाल सकते हैं, सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से अगर फोर्स निकाल सकते हैं तो सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि E बराबर F बाई क्यू होता है। E बराबर, याद करिए डेफिनेशन E की क्या थी, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट थी। तो अगर F सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से आता है तो E भी सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से ही आएगा। तो ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर निकालें। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली तो हम नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन चार्ज आपको दिख रहा है इसी पे पहले फोकस करते हैं। ये जो लाइन चार्ज आपको दिख रहा है इसको आप इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। ये लाइन चार्ज है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना पता है, ये कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से निकालना नहीं पता, कूलॉम्स लॉ में नहीं बताता। तो हम करेंगे क्या, ये लाइन चार्ज को आप इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ लीजिए, तो जो हर एक पार्ट होगा वो पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने इसको इन्फिनिट पार्ट में तोड़ लिया, और ये जो है एक पार्ट है, इसका इतना एक पार्ट है, ये पार्ट बहुत छोटा है क्योंकि मैंने पूरे लाइन को इन्फिनिट पार्ट में तोड़ा है, तो ये पार्ट बहुत छोटा होगा, ये पॉइंट के बराबर होगा। अब इसमें जो इसमें जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, या फिर उसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत छोटा है तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अदर पार्ट्स जो हैं इसमें, बाकी जो पार्ट्स हैं ढेर सारे पार्ट्स, उन सब की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, ये जो लाइन चार्ज है उसको इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ा, हर एक पार्ट पॉइंट बन जाएगा और उसमें रखा हुआ चार्ज पॉइंट चार्ज बन जाएगा, सबकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट चार्जेस बने हैं यहाँ पर, वो कितने पॉइंट चार्जेस बने हैं, इन्फिनिट पॉइंट चार्जेस बने होंगे, क्योंकि पूरे लाइन चार्ज को आपने इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ा है, तो इन्फिनिट पॉइंट चार्जेस बने होंगे और इन्फिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी, हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो सबको जोड़ना,
हमारे लिए ऐसे आसानी से पॉसिबल नहीं, हम प्लस नहीं कर सकते। हमारे लिए इस तरह के इन्फिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ने के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ेंगे। एक बार फिर से आप समझ लीजिए हम कर क्या रहे हैं। ये जो लाइन चार्ज है इसको इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक कर ले रहे हैं। हर एक पार्ट पॉइंट बन जाएगा, उसमें रखा हुआ चार्ज पॉइंट चार्ज बन जाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल लेंगे। सिमिलरली जितने भी इन्फिनिट पार्ट्स हैं सबकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इन्फिनिट पार्ट्स की वजह से इन्फिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाएगी। सबको जोड़ देना है, उसको जोड़ने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेटर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इस तरह से पॉइंट पी पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब मैं डेरिवेशन यहाँ पर नहीं करने जा रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं करना, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, स्टेप यही है जो बताया गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला जो है उसका वो ये है, EP इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कूलॉम्स कांस्टेंट लैम्डा dl अपॉन r क्यूब वेक्टर r। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट P पर। अब ये लैम्डा तो पता ही है, dl क्या है, ये जो एक पार्ट है इसी की लेंथ है dl, पूरे लाइन की लेंथ है l, उसको इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ा है आपने, एक जो पार्ट है उसकी लेंथ है dl। आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए, वेक्टर E इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl r क्यूब इंटू वेक्टर r। अब यहाँ पर r क्या है और वेक्टर r क्या है, यही जो dl है ये तो बहुत छोटी लेंथ है। dl का मतलब क्या होता है, ये बहुत छोटा पार्ट है। ये dl एक लेंथ है जो टेंडिंग टू जीरो है, dl इज अ लेंथ टेंडिंग टू जीरो, ये बहुत छोटी लेंथ है। इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट P से यही है r, और पॉइंट P की यहां से पोजीशन है वेक्टर r। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। कोई भी जनरल एक पार्ट आप मान लीजिए, उसकी लेंथ होगी dl। dl एक बहुत छोटा पार्ट है टेंडिंग टू जीरो जो पॉइंट के बराबर है, ठीक है। वहां से पॉइंट P की डिस्टेंस है r, और यहां पॉइंट P की जो पोजीशन है उस पार्ट से वो है वेक्टर r। बस इतनी सी बात है, इतना ही आपको इसमें जानना है। अच्छा, अगर ये वाला पार्ट मैंने यहां पर माना है, तो अगर दूसरा पार्ट मैं मानता हूं तो यहां पर भी मान सकता हूं दूसरा वाला पार्ट इस जगह पर। तो यहां पर एक दूसरा dl मान सकते हैं, तो उसकी वजह से वेक्टर r जो होगा वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स की वजह से अलग अलग वेक्टर r होगा। यहाँ पर r वेरिएबल है, ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं, फिलहाल आपको इतना ही समझना है बस इसमें। अब इस पर आते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो कहानी वही सेम है कि ये पूरा जो सरफेस चार्ज है इसको इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ ले, और एक जो पार्ट है उसका एरिया dA हो जाएगा। हमने पूरे एरिया को इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ लिया, और एक स्मॉल जो पार्ट है उसका एरिया dA होगा। अब ये जो छोटा सा dA एरिया है ये पॉइंट के बराबर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। इसी तरह से हर एक जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हमने डिवाइड किए सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और सबको जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ यहाँ पर, EP इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dA अपॉन r क्यूब वेक्टर r। सिमिलरली इसमें भी वही चीज करेंगे। पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम पूरे वॉल्यूम को इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ लेंगे। ये छोटा सा वॉल्यूम हो गया एक, इसका वॉल्यूम हो गया dV। dV कितना है, बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो। जैसे यहाँ पर dl टेंडिंग टू जीरो था, dA टेंडिंग टू जीरो था, बहुत छोटा था, पॉइंट के बराबर। वैसे एक छोटा सा वॉल्यूम है dV टेंडिंग टू जीरो। इस तरह से इन्फिनिट छोटे छोटे वॉल्यूम होंगे, क्योंकि इन्फिनिट पार्ट में तोड़ा है आपने। सबकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर जोड़ दो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, EP इज इक्वल टू कूलॉम्स कांस्टेंट
रो dv अपॉन r क्यूब वेक्टर r। अब r और वेक्टर r मैं बता चुका हूं, यही dv से पॉइंट p की पोजीशन वेक्टर r है, तो अलग अलग dv की वजह से पॉइंट p की पोजीशन अलग अलग होगी, तो वेक्टर r यहाँ पर वेरिएबल है और वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है वही है r। बस इतनी सी बात समझ लीजिए आप, क्लियर है। तो इतनी चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबकी प्रॉपर्टी एक होती है, इसमें लैम्डा है, इसमें सिग्मा है और इसमें रो है। लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए और रो बराबर क्यू बाई वी। ठीक, इतनी चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला देखिए है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन चार्ज, जैसे कि मान लो कि एक इन्फिनिट लाइन चार्ज है, इस तरह से, मतलब ऊपर भी इन्फिनिट चार्जेस है, नीचे भी इन्फिनिट चार्जेस, तो इन्फिनिट लाइन है ये। तो पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और पॉइंट पी की जो यहाँ से डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई पी वो हो जाएगी 2k लैम्डा बाई आर। देख लीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, एक इन्फिनिट लाइन चार्ज है, इस पे चार्ज, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी के, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि लैम्डा होती है। तो ये लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हो जाएगी 2k लैम्डा बाई आर। सिंपली आपको याद कर लेना है ऐसा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस फॉर्मूले पे। इसका जो डेरिवेशन होगा वो हम आगे पढ़ेंगे गॉस थ्योरम से। आगे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, उस गॉस थ्योरम पे हम ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो अभी प्रूव नहीं करने वाले, अभी आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर होता है, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये लैम्डा पर और आर पे डिपेंड कर रही है, बाकी के तो कांस्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आ जाएगा। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, जैसे मैं बोल दूं कि ये रिंग है एक, और ये रिंग जो है वो चार्ज्ड है, इस रिंग पे चार्ज है ऐसे, और ये रिंग का सेंटर हो गया, और रिंग की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और रिंग पे जो चार्ज है वो है क्यू, और ये एक एक्सियल लाइन है। रिंग की एक एक्सिस होगी, एक्सिस क्या होती है? जो रिंग के सेंटर से पास करती है। ठीक है, तो ये एक एक्सियल लाइन हो गई, और एक्सियल लाइन पे ही एक पॉइंट है P। ठीक, और ये जो रिंग का सेंटर है और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, तो ये एक्सियल पॉइंट जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमें बताना है। तो एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी k qx अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2, ये होगी। इसका डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन अभी हमें देखना नहीं है, हमें फिलहाल इतना ही देखना है। तो मैंने क्या बोला कि एक चार्ज रिंग है, एक
एक कंडक्टिंग वायर से एक रिंग बना दी गई, इसको चार्ज कर दिया गया, उसमें चार्ज क्यू दिया गया है, और ये रिंग का सेंटर है, सेंटर, और ये एक्सियल लाइन है, मतलब रिंग की एक्सिस है, ठीक है। तो उस पे एक पॉइंट P है, तो रिंग की एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है उसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट P है उस रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है x, रिंग का रेडियस है r। तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो kqx/r² + x²⁵ इतना आप याद रख लीजिए। फिर से देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, kqx/r² + x²⁵ इतना आप याद रख लीजिए बस। अब देखिए यहां पर रिंग का जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है, चार्ज जितना दे दिया गया वो भी कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। पॉइंट अगर आपने यहां पर मान लिया तो x घट जाएगा और फील्ड अलग हो जाएगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं पूछूं यहां पर सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सेंटर पे, तो एट सेंटर, अब देखिए सेंटर पे अगर आप बात करो, पॉइंट P के इसको सेंटर पर ही ले आओ, पॉइंट P को उठा के सेंटर पे ही ले आइए। अगर पॉइंट P को आप सेंटर की तरफ लाओगे तो देखो x घटता जाएगा, और पॉइंट P को अगर आप सेंटर पर ही लेके चले आओगे तो x 0 हो जाएगा। और अगर x 0 हो गया तो आप बताइए x 0 यहां पर रखो तो EP कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। यानी सेंटर पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाएगी। तो पहला फॉर्मूला ये मैंने इन्फिनिट लाइन चार्ज का बताया है, 2k λ/r, ठीक है। दूसरा ये चार्ज रिंग की वजह से है, जो है E = kqx/r² + x²⁵ इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इतना पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए आगे क्या है, आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेगमेंट ऑफ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेगमेंट ऑफ रिंग, इसका मतलब देखिए क्या है, जैसे कि मान लो कि ये रिंग का एक पार्ट है, ये रिंग का सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब एक पार्ट है, तो रिंग का ये पार्ट है और ये चार्ज है, ठीक है। अच्छा, रिंग अगर आप कंप्लीट करो तो उसका एक सेंटर होगा, वो सेंटर मैंने बना दिया यहां पर, ये ठीक है। अब इस सेंटर पे, अच्छा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं बोल देता हूं लैम्डा, चार्ज क्यों नहीं बोला गया, लैम्डा बोला गया। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, ये रिंग का एक पार्ट है जो चार्ज्ड है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। पॉइंट P ये रिंग का सेंटर है और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताओगे आप, देखो मैं इस एंड को इस पॉइंट P से जोड़ दे रहा हूं और ये वाले एंड को भी पॉइंट P से जोड़ दे रहा हूं, ठीक। ये एंगल जो हुआ ये हुआ अल्फा, इस एंगल को बोलेंगे अल्फा। तो एट P इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2k λ/r इंटू sin α/2, ये फॉर्मूला होगा। एक बार फिर से देखिए, अगर कोई रिंग का पार्ट है, कोई रिंग का सेगमेंट है जो चार्ज है और रिंग के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम कैसे निकालेंगे, EP = 2k λ/r। अच्छा r यहाँ पर क्या है, ये रिंग का रेडियस है, रिंग का रेडियस है ये 2k λ/r इंटू sin α/2। अल्फा क्या है, ये रिंग जो पॉइंट P पर एंगल सबटेंड कर रही है, ये रिंग इस पॉइंट पर सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करेगी, वही एंगल है यहाँ पर अल्फा। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 2k λ/r sin α/2। अब इसी में देखिए, अगर सेमी सर्कुलर रिंग है
सेमी सर्कुलर रिंग अगर है, अच्छा सेमी सर्कुलर रिंग कैसी होगी? सेमी सर्कुलर रिंग तो इस तरह से होगी, ऐसे। पॉइंट पी ये सेंटर पे मान लिया। अब पॉइंट पी पर सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो आप देख कर बताइए कि थोड़ा सा ये ऊपर बनाना पड़ेगा कि अल्फा क्या होगा इसके लिए, ये एंगल कितना सबटेंड होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा? अल्फा बराबर 180 डिग्री होगा, तो अल्फा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ईपी क्या होगा? बाकी चीजें सेम है, रेडियस है आर और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो इसका सेगमेंट ऑफ रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होती है वो होती है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो फॉर्मूला यही रहेगा, बट अल्फा की जगह पर आप 180 रख दोगे, तो इसी में आप 180 रख दीजिए। अल्फा की जगह पर 180 रखोगे तो 180 बाई 2 90 हो जाएगा, साइन 90 होता है 1, ठीक है। तो साइन 90 अगर 1 हो जाएगा तो ये पूरी चीज 1 हो जाएगी, खाली बचेगा 2k लैम्डा बाई आर। शायद बात समझ में आ रही है आपको। तो याद करने वाले जो फॉर्मूले आज हमने सीखे हैं, वो एक पहला वाला सीखा था कि इन्फिनिट लाइन चार्ज है। इन्फिनिट लाइन चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी 2k लैम्डा बाई आर। आर पॉइंट और लाइन चार्ज की बीच की डिस्टेंस थी, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेगमेंट ऑफ रिंग, वो है 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर इसका रेडियस है साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी सर्कुलर रिंग का हमने सीखा है ई पी इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर। शायद इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा एक और फॉर्मूला मिस कर दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। पूरी जो चार्ज रिंग हमने लिया था, उस चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थी? याद करिए, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये था। और रिंग के सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी? 0। तो ये सारी बातें आप प्रॉपरली नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज करिए, मेमोराइज करिए। इस पे आपको डेरिवेशन बोर्ड्स में, नीट में और जेईई मेंस में नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे मिलेंगे। इसीलिए मैंने इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। इतना ही पढ़ना है, इतना ही मेमोराइज करना है, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर से इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो प्रॉपरली रिवाइज करिए, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।